मैं कविता। मैं आप लोगों को अपना पूरा नाम नहीं बता सकती। मेरी उम्र 29 साल की है। मैं इसी शहर की रहने वाली हूँ। ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े होकर क्या बनना है उसके सपने देखने लगते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर, कोई वकील बनना चाहता है, तो कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है। मेरे सपने कुछ अलग थे। मैं जो बनना चाहती हूँ उसके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा। मैं एक गरीब मगर एक इज्जतदार परिवार में पैदा हुई थी। माँ बाप टीचर थे। नसीब फूट गए थे हमारे जो तेरी जैसी बहू मिली। जब से आई है पूरे घर को खा गई है। रोजाना हर बार वो इन सब बातों का इल्जाम मुझ पर डालती थी और मैं उसकी एक बात नहीं सुनती थी, किसी चीज पे रिएक्ट नहीं करती थी। पति को खा गई मेरे। हाँ, और एक बेटा है, 6 महीने में एक बार घर पर आता है। हे भगवान, ना जाने क्या पाप किए थे मैंने। इस बुढ़ी को लगता है इसने मेरी शादी किसी ऋतिक रोशन से करवाई है। बेचारी सच्चाई नहीं जानती ना ये अपने बेटे की, यानी कि मेरे पति की। कविता प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझ पर रहम करो। मेरे किसी काम का नहीं है, मगर फिर भी उससे मैं अपना काम निकलवा ही लेती हूँ। अरे ओ महारानी, मेरा खाना खत्म हो गया, प्लेट वगैरह उठा ले, दवाई का वक्त हो गया है। सुन रही है? प्लेट ले जा। अरे ओ महारानी, अरे ओ महारानी। जादू नहीं किया था मैंने उस पर कोई भी, सिर्फ डराकर अपने कदमों में रखा हुआ था, एक खिलौने की तरह। हे भगवान, उठा ले, उठा ले मुझे, उठा ले। अरे हाँ, और मैंने सुना था कहीं पर कि अगर उसके कमर की निचले जगह पर गहरी चोट आ जाए तो वो पैरालाइज्ड हो जाएगी। अच्छा ही है ना, जो सुना है उसे सच में किया जाए। मेरा आइडिया काम आ गया। अब वो अपने कमरे में हिलती डुलती पैरालाइज्ड पड़ी है। अरे हाँ, मैं आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी बात तो बताना ही भूल गई। ये जो किरदार आप इस वक्त देख रहे हैं, मेरी सास, मेरा पति मिठा और ये मेरी जेठानी, ये तीनों ही किरदार आप सबको मेरी कहानी में अलग अलग रूप में दिखाई देंगे। मगर पहले आते हैं बुढ़ी पर, और इस तरह से बुढ़ी पैरालाइज्ड हो गई और सांस लेने के लिए उसे ऑक्सीजन पाइप भी लग गया। वो मेरी परमिशन के बगैर सांस भी नहीं ले सकती। क्या हुआ मम्मा? मुझे देखते ही आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट क्यों होने लगती है? घबराइए नहीं, कुछ होने नहीं दूंगी मैं आपको। खिलौना है आप मेरा। ओ मेरी मम्मा, बस 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 बस। ओ मेरी मम्मा, मेरी मम्मा। ओहो, मत रोइए। क्या बच्चों की तरह रोने लग जाती हैं आप भी? मम्मा, आप जानती है ना जो बंदा मैंने रखा है आपकी नर्सिंग के लिए,
जो आपकी साफ सफाई करता है। चलिए चलिए, बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए। अब आप मान जाइए मम्मा। कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेडिस्ट भी हूं मैं। सेडिस्ट का मतलब दूसरे लोगों को तकलीफ देना और तकलीफ में देखकर उन्हें मजे लेना। ये थी मेरी छोटी सी कहानी। बोलो ना मम्मी, आप ठीक तो हो ना? कविता आपका ठीक से ख्याल तो रखती है ना? मुझे पता है मम्मा, आप कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन इशारों से कह तो सकती हो। मुझको आपकी बहुत फिक्र रहती है और उतना ही मैं इस घर में आने से डरता हूँ। कहना मैं बहुत कुछ चाहता हूँ मम्मी, मगर मेरी जुबान होकर भी मैं कुछ बोल नहीं पाता। काश मम्मा, यू नो मम्मा, काश सब कुछ पहले जैसा हो जाता। काश सब कुछ फिर से शुरू हो जाता, हमारी जिंदगी फिर से शुरू हो जाती। काश कि मेरी शादी नहीं हुई होती, फिर शायद मैं खुश रहता। अरे क्या बातें चल रही है माँ बेटे में? मम्मा, मेरी बुराई तो नहीं कर रहे ना आप? कुछ नहीं, वो हम दोनों माँ बेटे एक दूसरे का दुख हल्का कर रहे थे। मैं ये कह रहा था कि आज की डेट में जितना ख्याल तुम रखती हो मम्मा का, उतना कोई भी बहू किसी के लिए नहीं करती। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। ओह करण, मम्मा कितनी एंग्शियस हो गई है देखो। मम्मा, फिर से शिवरिंग, वो भी इतनी ज्यादा। करण, कोई टेंशन वाली मम्मा। बात बोली क्या तुमने मम्मा को? तुम एक काम करो, रूम में चलकर फ्रेश हो जाओ, मैं संभाल लूंगी मम्मा को। जाओ। ओ उल्टी साइकिल, बेडरूम में जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। पूरे 4 महीने के बाद आए हो। कविता प्लीज, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। प्लीज मुझ पर रहम करो। भिखारियों का घर है ये। जब शादी हुई थी तब बिजनेसमैन थे, पैसों में खेलने वाले लोग थे। शादी के बाद बिजनेस ही ठप हो गया। बाप कर्ज लेकर ही मर गया। एक सास दे दी है जो बीमारी से मरे जा रही है। कुछ भी है ही नहीं इस घर के अंदर। देखो, भूतों का घर है ये। खाली खाली घर पूरा। और ये जो 2 फ्रिज है, चलते ही नहीं है। डब्बा है डब्बा ये। क्यों? किस लिए? क्योंकि कर्ज में सब कुछ ही बिक गया। कोई भी लग्जरी आइटम्स है ही नहीं इस घर के अंदर। तुमको क्या लगता है तुम्हारी सैलरी से ये घर चलता है? तुम्हारी सैलरी जितनी भी आती है वो सारी कर्ज को चुकाने में चली जाती है। ये घर, राशन, तुम्हारी माँ, उसकी साफ सफाई, उसकी दवाइयाँ कहाँ से आता है? पता है तुम्हें? नहीं ना? बताऊं तुम्हें कहाँ से लाती हूँ ये सब पैसे में? यार जाओ बेडरूम में और जाकर तैयार हो जाओ। मेरा मूड मत खराब करो। कविता, मुझको यार स्टॉप वेस्टिंग माय टाइम करण स्वीटहार्ट। रूम में जाओ और जाकर के तैयार हो जाओ। जाओ।
आप लोगों से बात करने के लिए एक कॉल तो डिस्कनेक्ट कर ही सकती हूँ ना। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन्हीं कॉल से मेरी फोन धंधा चलता है। और मैं गोवा से बोल रहा हूँ। गोवा? वाओ! इस हिंदुस्तान का इबिजा, शबाब और शराब सब चलता है। कहाँ कविता भाभी, सिर्फ रोहित शेट्टी की फिल्मों में ही फेमस है गोवा। बाकी एक और साथ साथ अनसेफ मतलब सुरक्षित नहीं। अरे कल ही मेरे घर पे डाका पड़ा। पूरे 45 लाख के जेवरात और 30 लाख कैश लूट के ले गए चोर। पूरे 75 लाख रुपए। जी कविता भाभी, और अभी तो घर पे सामान की कीमत तो लगाई ही नहीं है मैंने। तो मेरे फ्रांसिस, गोवा अनसेफ कहाँ हुआ? अलर्ट तो आप नहीं थे। चोर तो कुछ वक्त पहले मेरे घर आया था चोरी करने। बहुत ही सा हैंडसम सा चोर था साला। फिर क्या? चोरी तो दूर की बात है। मैंने जो उस चोर के साथ किया, अगर आप वो सब सुन लेंगे तो मुझे फांसी चढ़ा देंगे आप। दरअसल फ्रांसिस, मेरी सास नैनीताल गई हुई थी। मेरी ननंद को बच्चा होने वाला था और मेरी ननंद के ससुराल वाले पंडित थे। बहुत ही बोरिंग किस्म के लोग थे, बहुत ही बोरिंग। तो मेरा वहां जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो घर की देखभाल करने के लिए मैं यहीं रुक गई थी। और उसी वक्त ये चोर मेरे घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ और मैंने इसे किडनैप कर लिया। कविता भाभी, आपने उस चोर को कितने दिनों तक वहां पे किडनैप करके रखा? पूरे 3 दिनों तक। तड़पाना क्या होता है जानते हो फ्रांसिस? किसी को छूकर, गुदगुदाकर छोड़ देना। बस ऐसा ही उस चोर के साथ भी कर रही थी मैं। क्या आखिर आपने उस चोर के साथ में किया क्या? हाँ, तुम्हारी बेचैनी और उस चोर की बेबसी। इन दोनों ही चीजों में कविता के ही मजे हैं, पता है ना? बताइए ना कविता भाभी, आपसे बात करते करते 10 मिनट कैसे गुजर जाते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं चलता। यही तो मेरा काम है, आपका मनोरंजन करना लंबे समय तक। और देखिए ना, आपका अपना जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है चोरी की वजह से, वो तो आप भूल ही गए। बिल्कुल सही कहा कविता भाभी आपने। इतनी प्यारी और कमाल की बातें करती हैं आप। काश मैं आपको देख पाता एक बार कविता भाभी। मेरा दिल कर रहा है कविता भाभी कि इसी वक्त मैं चोर बन के आपके घर में घुस जाऊं और आप मुझे पकड़ लें। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा फ्रांसिस, क्योंकि आपको नहीं पता कि मैंने उस चोर के साथ आगे और क्या क्या किया। उस चोर को इस बात का मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आया जो मैंने उसे कहा था कि वो मुझे भुलाना चाहे भी तो नहीं भुला पाएगा। और शायद फ्रांसिस, इस बात का मतलब
आपको भी समझ नहीं आया? अरे कविता भाभी, भाड़ में गया बात का मतलब। आपकी आजादी पर तो बहुत जल्दी दी एंड का बोर्ड लगने वाला था। आपकी सासू माँ जो आ रही थी। हाँ बिल्कुल। और उस बुढ़िया के आने से पहले पहले मुझे उस चोर को घर से बाहर भेजना था और इस घर को कुछ इस तरह से बना देना था कि जैसे इस घर में कुछ हुआ ही ना हो। आज खुश तो बहुत होगे तुम। तुम्हें यहाँ से आजादी जो मिल रही है। सच कहूँ मैम, आपकी आदत सी हो गई है। जाने का तो मन नहीं कर रहा, लेकिन एक चाह थी मेरी कि मैं आपका चेहरा देख लूं। क्या मैं आपका चेहरा देख पाऊंगा? पैंट अच्छे से पहनो पहले। मैडम जी, अब तो मैं जा रहा हूं। अब तो मुझे चेहरा देखने की इजाजत दीजिए। हेलो पुलिस स्टेशन। देखिए, मैं गीता विहार कॉलोनी से बात कर रही हूँ। 13 नंबर बिल्डिंग में शायद कोई चोर घुसा है। जी हाँ, देखिए हवाएं भी चल रही है और शायद तूफान भी आने वाला है। वो तीसरे नंबर फ्लोर पर है। अगर हो सके तो प्लीज जल्दी आ जाइए। थैंक यू। आप समझे फ्रांसिस? मेरा ये मतलब था उस चोर को कहने का कि अगर वो मुझे भूलना भी चाहे तो भूल नहीं पाएगा। ओह माय गॉड, फिर क्या हुआ कविता भाभी? फिर क्या? मैंने उस चोर को क्लोरोफॉर्म का हैवी डोज सुंघाया था फ्रांसिस। पुलिस आने तक वो बेचारा वहीं बेहोश रहा। पुलिस आई, आकर उसे अरेस्ट भी कर ले गई। बेचारा चोर सोच रहा होगा उन 3 दिनों तक उसके साथ क्या हुआ, किसने किया, और उसको पुलिस से पकड़वा भी दिया। हाँ, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है आप सबको दोबारा देखकर। आशा करती हूँ आप लोग सब कुशल मंगल होंगे। आपका घर परिवार भी बहुत सेहतमंद होगा। नहीं, मैं ये कोई लेटर नहीं पढ़ रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्यार से मेरा फोन बहुत ही अच्छा चल पड़ा है। ये देखिए, मैंने नया घर खरीदा है, मगर कुछ लोगों को का मतलब ही नहीं मालूम। मैंने ऐसा किसी रिव्यू में सुना था, तो उनके लिए 5 सेकंड की खामोशी। मेरा गे पति बेचारा अब छुट्टी लेकर घर भी नहीं आता। हाँ, वो किस लिए नहीं आता ये तो आप लोग सब जानते ही हैं, पर ट्रंक कॉल पे अपनी माँ से, हिलती हुई माँ से बात जरूर कर लेता है, और मुझसे फोन पर भी डर डर के बात करता है। बेचारा। मेरी सासू माँ की हालत कुछ ठीक नहीं है। वो आज भी ऑक्सीजन पे है, हिलती रहती है बेचारी। दरअसल मैं उन्हें ठीक रहने ही नहीं देती। जैसे ही उनके शरीर में थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट आने लगती है ना, मैं अपने इसी घुटने से उनकी रीढ़ की हड्डी पर फिर से मार देती हूँ। और वो वैसी की वैसी हो जाती है बेचारी। और ठीक है ना, अगर वो ठीक हो जाएंगी तो मेरे मैं कैसे करूंगी? और आप सब लोगों से
बात कैसे करूंगी? हेलो जान। कविता भाभी, मैं बोल रही हूँ, मेनका। वाह, तभी तो मैं सोचूं कि मेरे के टाइम से भी आधे घंटे पहले मुझे किसने कॉल लगा दिया। तुम बाज नहीं आओगी ना मेनका? कविता भाभी, मुझे आपकी आवाज से डर भी लगता है और पूजा करने का भी मन करता है अपनी जबान से। कितने ऐसे लोग हैं जिसे मेरी पूजा करनी है अपनी जबान से, मगर मैं हर किसी से तो मिल नहीं सकती ना। कविता भाभी, प्लीज मुझे अपनी गुलाम बना लो, प्लीज। आई बेग ऑफ यू। मैं आपके घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी आपकी गुलाम बनकर। क्या तुमने मुझे देखा भी है मेनका? कविता भाभी, आप बदसूरत हो ही नहीं सकती, ये मेरा वादा है। मेरी इमेजिनेशन कभी गलत नहीं हो सकती। इतना कॉन्फिडेंस? ओके, मान लिया। मेनका, जहां तक मैं पहचानती हूं लोगों को, तुम एक अच्छे खानदान की लगती हो, काफी पढ़ी लिखी भी हो, वेल एजुकेटेड वुमन यू सी। और जितना मैंने तुम्हें सुना है, एक काफी बड़ी अच्छी पोस्ट पर भी हो। सही जा रही हूं ना मैं? हाँ कविता भाभी, और मुझे पैसों की भी कोई कमी नहीं है। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। दौलतमंद हो, पैसों से कुछ भी खरीद सकती हो। What exactly you want from me? कविता भाभी, मैं आपकी गुलाम बनना चाहती हूँ और आपके साथ रहना चाहती हूँ। मैं लेस्बियन नहीं हूं मेनका। हाय नो कविता भाभी। मैं तुमसे नहीं मिल सकती मेनका। मैं तुमसे तो क्या, किसी से भी नहीं मिल सकती। तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रही हो मेनका। कविता भाभी, गुलाम तो मैं तुम्हारी बन के रहूंगी एक दिन, चाहे फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कविता भाभी, मैंने अपने ऑफिस के दोस्त यारों से आपके बारे में बहुत सुना है कि आपके पास हर मर्ज की दवा है। मैं पहली बार आपको कॉल कर रहा हूँ। क्या मेरे मर्ज की दवा आपके पास है? डॉक्टर, वैद या हकीम नहीं, हाँ, आपके मनोरंजन की गारंटी लेती हूँ। अब उस मनोरंजन में अगर आपको कुछ सीखने को मिल जाता है तो आपकी किस्मत। चलिए बताइए, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? कविता भाभी, मेरा नाम सचिन है और मैं पुणे महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी प्रॉब्लम जरा अलग किस्म की है कविता भाभी। मैं दोबारा से दोहरा देती हूँ अपनी बात सचिन, मैं सिर्फ मनोरंजन करती हूँ, मगर अगर आप फिर भी कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। कविता भाभी, मेरी शादी अभी अभी कुछ 3 महीने पहले हुई है। माई वाइफ इज वर्किंग इन द मैगजीन एज एन एडिटर। वाओ, आई एम श्योर शी मस्ट बी वन हॉट वुमन। जी कविता भाभी, शी इज हॉट, मगर एक दिक्कत है। मेरी सासू माँ, जो 50 साल के आसपास की है, वो मेरी बीवी से भी ज्यादा हॉट है। अरे वाह, ये तो होना ही था। अगर पीस इतना हॉट है तो खान तो आग होगा ही। एक मिनट, कहीं आप ये तो कहना नहीं चाह रहे हैं कि आप अपनी बीवी से ज्यादा अपनी सासू माँ से अट्रैक्टेड है? क्या हुआ सचिन? ऑल गुड? कविता भाभी, आप
तो सचमुच में कामदेवी हैं। कैसे पहचान लिया आपने? अरे आगे बताइए सचिन जी, आगे बताइए। आगे क्या बताऊं कविता भाभी, मामला यहां तक आ गया है कि जब मैं अपनी पत्नी के तो ये सोचकर करता कि मैं मेरी पत्नी के साथ रहा हूं, मैं ये सोचकर हूं कि मैं अपनी सास के साथ रहा हूं। ओह शिट सचिन, कहीं अपनी बीवी के साथ करते हुए अपनी सासू माँ का नाम मत ले बैठना, वरना अगले ही दिन वो मैगजीन की एडिटर तुम्हें तलाक दे देगी। ओ माय गॉड कविता भाभी, आप तो सचमुच में हो यार। आपको कैसे पता चला? अभी गए हफ्ते की बात है, मेरे मुंह से सासू माँ वर्ड निकलते निकलते रह गया। शिट सचिन, नाउ वी आर टॉकिंग। चलो मुद्दे पर आते हैं। को जानवर बना देता है और जानवर किसी से भी आकर्षित हो सकता है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये अच्छी बात है, मगर जानवर को कैसे रोका जाए? उस जानवर को क्या चाहिए होता है? मेरे ससुर जी हो गए थे। ये उन दिनों की बात है जब उनके कारोबार में बहुत बड़ा घाटा हुआ था। ज्यादातर मेरे ससुर घर पर ही रहते थे और पूरा दिन मेरी सास उन्हें ताने मारती रहती थी। उस वक्त मेरी हिलती हुई सास ठीक ठाक थी। मेरी सासू माँ देहरादून गई हुई थी पूरे 4 दिनों के लिए। वहां पर उनकी बहन की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी, तो पूरे 4 दिनों तक मैं और मेरे ससुर घर में एकदम अकेले। तो मैंने सोचा क्यों ना 4 दिनों तक ससुर जी को गीला किया जाए और उनके साथ खेला जाए। बहुत ज्यादा गर्म है। नहीं, पीने लायक तो है। अच्छा, कविता वो मेरा वो क्या ससुर जी, क्या? मैं वो सिर दुख रहा है। तुम पिछले 3 महीने से मुझे परेशान कर रही हो कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, मेरा गुलाम बनकर। मैं तुम्हें देखना चाहूंगी और ये देखना चाहूंगी कि तुम मेरे गुलाम बनने के लायक हो भी या नहीं। मेरा गुलाम बनने से पहले तुम्हें कुछ इम्तिहान है जो पास करने होंगे। तुम्हारा पहला इम्तिहान, तुम्हें सेक्टर 35 के पार्किंग लॉट में आकर अपनी गाड़ी पार्क करनी होगी और उस गाड़ी में बैठना होगा। बस मैं वहीं आसपास रहूंगी, तुम्हें देख रही होंगी, बस तुम मुझे नहीं देख सकते। हेलो जान, आप कैसे हैं कविता भाभी? मैं एकदम बढ़िया। बताइए कौन बोल रहे हैं और कहां से? हमारा नाम दीपक चार भुजिया है कविता भाभी, हम रायपुर के रहने वाले हैं। वाह, पूरे 2 बार आ चुके हैं हम आपके शहर में। मेरी सासू माँ का घर है वहाँ। हाय, अगर पता होता तो आपको हम हमारे घर पर ही ठहराते और खूब सारी सेवा करते।
अरे उस वक्त कहाँ पता था दीपक जी कि हमारे नसीब में आपका कॉल लिखा है, वरना आपके घर भी आते और आपसे सेवा भी करवाते। हमारे दोस्त यारों से आपकी काफी तारीफ और चर्चे सुन रखे हैं हम, इसलिए आज सोचा फोन कर लिया जाए। कहते हैं आप भी हैं, आपके पास सब समस्याओं का समाधान है, इसलिए आज ये देखने की उत्सुकता हुई कि क्या हमारी समस्या का समाधान भी आपके पास होगा। समस्या या समाधान जरूरी नहीं है, जिस समस्या से उसका समाधान निकले वो ज्यादा जरूरी है। वो कहावत है ना कि बगल में दूल्हा और शहर भर में ढिंडोरा। इसका मतलब ये कि दूल्हा मिल नहीं रहा होगा, वो उनकी समस्या होगी। अगर वो लोग दिल से ढूंढते तो उन्हें पता चलता कि दूल्हा तो उनमें से ही था। ये था उनका समाधान। अरे वाह कविता भाभी, आपका दिमाग तो मशीन से भी तेज चलता है। सही कहा आपने। मैं तन के साथ उस इंसान के दिमाग के साथ हूँ, उसके बाद अगर उसमें थोड़ी सी भी शक्ति बची तब उसके साथ तन करती हूँ। वैसे मेरा दिमाग से जो मैं हूँ हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। आपकी ये बातें सुन सुनकर मेरे दोनों पैरों के बीच में करंट सा लग रहा है कविता भाभी। चलिए बताइए क्या समस्या है आपकी। मेरी समस्या है जोर जबरदस्ती, चाहे तन से या दिमाग से। हे भगवान, क्या आप हैवान हैं? अरे नहीं कविता भाभी, मैं तो इंसान हूँ, मगर जोर जबरदस्ती मेरी समस्या है। मैं समझी नहीं दीपक जी, जरा विस्तार से समझाइए। ओह कविता भाभी, मैं शादीशुदा हूँ, अपनी लुगाई को बहुत प्यार करता हूँ, मगर जब उससे करना चाहता हूँ तब मेरे अंदर अचानक एक जानवर पैदा हो जाता है। मुझे उसके साथ जोर जबरदस्ती करने में मजा आता है। अगर मैं प्यार से उसकी कोशिश करूं तो मेरा नहीं होता। हाँ, मगर अगर मैं उसके जोर जबरदस्ती करने की सोचता हूं तब मुझे कुछ कुछ होता है। ओह, अब मैं समझी। आपने तो मुझे वो किस्सा याद दिला दिया दीपक जी, जब मैं शादी करके नई नई इस घर में आई थी। हाँ, बताओ बताओ बताओ, किस्सा बताओ। देखिए दीपक जी, वैसे तो कई मर्तबा मैं ये बातें लोगों को बता चुकी हूँ, आपको फिर से बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। मैं शादी करके जब यहाँ आई थी इस घर में, मेरे ससुराल वाले और ये घर ठीक हालत में था। वो तो बाद में मेरे ससुर ने एक बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था, जिसकी वजह से बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, वगैरह वगैरह। शुरू के 4-5 महीने तो सब कुछ ठीक चला, बहुत अच्छे से थे हम लोग सब। शादी की पहली ही रात को मेरे पति ने मुझे ये बता दिया था कि वो और वो घर से दूर रहने लगा। ये बात भी सबको पता है। अब आते हैं जोर जबरदस्ती वाली बातों पर। मेरे घर में एक नौजवान नौकर था जिसे मेरी सासू माँ ने रखा था। गरीब घर का था, मगर था बड़ा कमीना, बहुत ही बड़ा कमीना। हमेशा मुझे गंदी नजरों से देखा करता था। अब मेरे पति से तो मुझे मिलने से रहा, तो मैंने सोचा कि इसी सुख ले लूं। तो मैं भी उसको पसंद करती थी।
नंदू, जी भाभी जी। नंदू, टेबल पे कितनी प्लेट्स पड़ी है? इन्हें अंदर ले जाओ। जी भाभी जी। अरे नंदू, क्या तोड़ दिया? कुछ नहीं मम्मा, प्लेट्स गिर गई है, बाकी सब ठीक है। ध्यान कहाँ रहता है तेरा नंदू? ये प्लेट्स अंदर लेके जा और अपना काम कर, और ध्यान रख थोड़ा। नंदू के सिर्फ 2 ही काम बहुत अच्छे थे दीपक जी, सुबह दोपहर शाम मुझे देखना और निहारना। ओ कविता भाभी, आप जो भी अपने नौकर के साथ कर रही थी उसको सोच सोच कर और सुन सुनकर बहुत मजा आ रहा है। मगर मुझे ये बताइए, इन सब बातों में जोर जबरदस्ती कहाँ आई? मुझे वो सुनना है। अरे दीपक जी, ऐसे जोर जबरदस्ती कैसे होगी भला? अरे पूरा माहौल बनाना पड़ता है, थोड़ा छेड़ने का माहौल, थोड़ा छूने का माहौल, थोड़ा छूकर छोड़ देने का माहौल। ओहो, तो फिर कब बना माहौल? अरे बिल्कुल बना माहौल। मेरे सास और ससुर दोनों ही 5 दिनों के लिए देहरादून चले गए थे। मेरे ससुर की भतीजी की शादी थी, तो पूरा घर मेरे हवाले था, और इस पूरे घर में सिर्फ मैं और मेरा नौकर नंदू। ये तुम्हारा दूसरा टास्क है मेनका, कि तुम सेक्टर 35 के बीच हाउस बंगलो में आओगी। तुम अपनी कार में वहां आओगी, आकर बी विंग की पार्किंग लॉट अपनी कार पार्क करो और अपनी कार में ही बैठी रहोगी, और अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। तुम ये काम दोपहर के ठीक 2 बजे करोगे, क्योंकि दोपहर के 2 बजे से 3 बजे उस बंगलो के आसपास कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी कार की पिछली सीट पर आकर बैठूंगी। तुम अपनी आंखों से वो पट्टी तब भी नहीं हटाओगी। बाकी की बातें मैं आकर बताऊंगी। वाह, क्या खुशबू है कविता भाभी। कौन सा परफ्यूम लगाती हो? मैं परफ्यूम नहीं लगा। वाह, तो क्या अब मैं ये पट्टी खोल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। मेरे यहाँ से जाने के ठीक 5 मिनट बाद तुम ये पट्टी हटाओगी। ठीक 5 मिनट बाद। बताओ, तुम्हारा असली नाम क्या है? शीला माथुर। What do you do? नथिंग। बाप ने इतना पैसा छोड़ा है कि अगले 100 साल तक कुछ ना भी करूं तो ऐश की जिंदगी जी सकती हूँ, वो भी 5 बार। अगर मेरा बाप मेरे लिए तुम्हारे से आधा भी छोड़ गया होता तो शायद इस फ्रंट सीट पर मैं बैठी होती।